हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवानी वर्मा और आपका बायो बीकर चैनल में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये क्लास 12th का चैप्टर है और ये चैप्टर मेनली 2 से 3 क्वेश्चंस कंसिस्ट करता है नीट एग्ज़ाम्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायो और टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इन 2 वर्ड्स से मिलकर के बना है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में आती इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइंस का, टेक्नोलॉजी का या इंजीनियरिंग करने का वर्क, ठीक है, जब हम करते हैं, मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम लोग टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं, साइंस को अप्लाई करते हैं, तो उस फील्ड को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एरिया ऑफ बायोलॉजी दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी वो एरिया है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट्स बनाने में और टेक्नोलॉजी बनाने में, और जो कि इम्प्रूव करती है ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को, इन्हेंस करती है, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ लिया कि इम्प्रूव करती ह्यूमन लाइफ को, ठीक है। कैसे? अब देखिए ह्यूमन वेलफेयर में हम जैसे हैं, ठीक है, कि ह्यूमन वेलफेयर में मदद करती है। तो देखिए इसमें एग्जांपल का कर्ड, ब्रेड, ठीक है, इन सब जब हम लोग कर्ड बनाते हैं तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, ब्रेड बनाते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम लोग ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि ह्यूमन के लिए अच्छा है, ठीक है, ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी चीज़ों में जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं तो वो आती है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री देखते हैं। देखिए हिस्ट्री, सबसे पहले कोहेन एंड बोयर आए, ठीक है। 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोहर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिया, ठीक है। अब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब कि वो डीएनए जिसमें हमारे डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है। उन्होंने वो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, जिसमें उन्होंने किस ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया था? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, ठीक है। अब देखिए दूसरी एक मेन जो हिस्ट्री में जो डिस्कवरी रही थी वो करी थी 1963 में स्मिथ ने, जिनमें उन्होंने क्या दिया था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा मॉलिक्यूलर सीजर भी कहलाता है, ठीक है। ये काम क्या करता है? ये डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ साथ एक और चीज़ दी थी, उसका नाम है डीएनए मेथाइलेज, ठीक है। अब देखिए डीएनए मेथाइलेज क्या है? डीएनए प्लस मेथाइल ग्रुप, ठीक है, वो उसको डीएनए मेथाइलेज बोलते हैं। एक्चुअल में ये काम क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल डीएनए को फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है? बैक्टीरियल डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाता है। देखिए तीसरी चीज़ दी है प्रिंसिपल। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले डीएनए या आरएनए में से किसी एक को आइसोलेट करते हैं और फिर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में। क्यों करते हैं? टू अल्टर इट्स जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज करने के लिए। अब जब जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा तो फिनोटाइप भी बदलेगा, जीनोटाइप भी बदलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमें चेंजेस दिखने को मिलेंगे, जो चेंजेस हमें डिज़ायर्ड चेंजेस चाहिए होते हैं वो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जो करते हैं उसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम लोग डीएनए को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जब डीएनए आइसोलेट हो गया, ठीक है, तो वो हमारे पास बहुत बड़ा सा डीएनए है, ठीक है, जैसे आपको पता है 2 मीटर का डीएनए होता है, ठीक है। तो हमें उसमें एक डिज़ायर्ड जीन चाहिए, तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उस डिज़ायर्ड जीन को कट करके निकाल लेंगे, ठीक है।
फिर यूज़ ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर जब हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स आ जाएंगे डीएनए के कट करने पर, तो हमें नीड होगी एक डिज़ायर्ड जीन की, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस डिज़ायर्ड जीन को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरा है यूज़ ऑफ वेक्टर डीएनए टू कैरी। फिर अब ये जो हमने डिज़ायर्ड डीएनए निकाला है, ठीक है, इसको होस्ट सेल तक कौन ले जाएगा, वेक्टर ले जाएगा, जो कि एक एज अ कैरियर भी कहलाता है, ठीक है, डीएनए कैरियर। यूज़ ऑफ वेक्टर डीएनए टू कैरी योर डिज़ायर्ड डीएनए, ठीक है, डिज़ायर्ड डीएनए को कैरी करके होस्ट सेल तक ले जाएगा। अब देखिए यहाँ 5वां पॉइंट दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए इनटू होस्ट सेल, ठीक है। मतलब कि वेक्टर डीएनए को, मतलब डिज़ायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो 6वां पॉइंट है वो है स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। अब ये वेक्टर डीएनए होस्ट सेल में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये देखने के लिए हम लोग सिलेक्शन भी करते हैं और स्क्रीनिंग का प्रोसेस करते हैं। फिर आता है बायोरिएक्टर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सब हम लोग करते हैं कि वो चला गया है जब डिज़ायर्ड डीएनए तो वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये सब चीज़ें देखा करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि हमारे पास 2 तरीके के हमारे पास डीएनए आ रहे हैं। एक आ रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, एक है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फॉरेन डीएनए है, मतलब कि देखिए नॉन रिकॉम्बिनेंट में पूरा एक ही है डीएनए, ठीक है, इसमें कोई अनादर डिज़ायर्ड डीएनए नहीं है। बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में सेगमेंट जुड़ा हुआ है किसका, फॉरेन डीएनए का या पैसेंजर डीएनए का, या बोल सकते हैं डिज़ायर्ड डीएनए का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको 3 केसेस दे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे एक ये बना करके दे दिया जाएगा और उसमें एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डाल दिया जाएगा डीएनए, ठीक है। दूसरे में कुछ भी नहीं होगा, तीसरे में रिकॉम्बिनेंट। अब आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो आपसे लेबलिंग करवाई जा सकती है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो आपसे पूछ लेगा कि तीनों में से कौन सा केस सबसे बेटर है जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा 3rd। क्यों, क्योंकि देखिए ये ट्रांसफॉर्म्ड है, मतलब कि इसमें होस्ट सेल से, मतलब कि देखिए डीएनए तो होस्ट सेल में आ गया है, ठीक है, लेकिन वो जो डीएनए आया है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हमारा डिज़ायर्ड डीएनए नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। दूसरे में देखिए सिलेक्शन और स्क्रीनिंग प्रोसेस के द्वारा देखा गया कि अभी तो ये डीएनए आया ही नहीं है होस्ट, मतलब कि वेक्टर तो अभी डीएनए को लेकर के आया ही नहीं है होस्ट में, ठीक है। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड भी हो गया और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो गया। तीसरे में देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर आ चुका है, तो इसका मतलब है ये ट्रांसफॉर्म्ड भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है, क्योंकि देखिए इसमें डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट भी लगा हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। अब जैसे हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे, अब उन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब हम लोग जब डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये हमारी होती है सेल, ठीक है, सेल में प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है। अब सेल में भी तो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर कुछ प्रोटीन के सेगमेंट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद कुछ आपका वो डीएनए वगैरह, मतलब कि डीएनए तो होता ही है, ठीक है, वो तो आपका न्यूक्लियस के अंदर हुआ, और बाकी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट भी होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सेल वॉल भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है, फंगस की बनी होती है, बैक्टीरिया में बैक्टीरियल की बनी होती है, प्लांट में सेल्लोज की बनी होती है, ठीक है। अब देखिए फंगस में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन की सेल वॉल को डाइजेस्ट कराने के लिए है हमें काइटिनेज एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल है तो वो किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, और उसको डाइजेस्ट कराने के लिए हमें लाइजोजाइम चाहिए होगा, ठीक है। तीसरा देखिए प्लांट है, तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्लोज की बनी होती है, तो हम लोग को सेल्लोज
डाइजेस्ट कराने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, अब देखिए इनर मेम्ब्रेन की बात करें। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। और लिपिड को अगर हमें डाइजेस्ट कराना है, ये बैरियर हटाना है, ठीक है, देखिए ये सारे आपके बैरियर्स हैं, ये सारे बैरियर्स तोड़ के ही हम लोग डीएनए तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन सब का डाइजेशन करा रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी लिपिड की बनी है, तो उसमें लाइपेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। अब देखिए प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका प्रोटीएज एंजाइम से टूटेगा। ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट आरएनए है तो ये आरएनए आरएनएज से डाइजेस्ट होगा। बट एक चीज़ जो इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि नेवर यूज़ डीएनएज। ठीक है, कभी डीएनएज यूज़ मत करिए। क्यों? क्योंकि हमें तो आखिरी में हम लोग आइसोलेशन किसका कर रहे हैं, डीएनए का कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग ने डीएनएज यूज़ कर दिया तो हमारे डीएनए ही डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर हम लोग आइसोलेट क्या करेंगे। ठीक है, देखिए जब हमें डीएनए स्ट्रैंड हमारा निकल आता है, ठीक है, तो अब हम लोग उसको मतलब कि पूरी तरीके से, जैसे अब हमने मिल गया सेल के अंदर डीएनए, ठीक है, अब हम लोग उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको चिल्ड इथेनॉल में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को स्पूलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमारा क्या था, सेकंड था हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट सेल। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है, उसे डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और जो कि कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका मेनली क्या, सब प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए HIND2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो सबसे पहले खोज करी गई थी। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा आया था, वो आया था HIND2। ठीक है, अब देखिए मोर देन 900 रिकॉम्बिनेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम मोर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक हम लोग ने 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज कर ली है, जो कि हम लोग ने कहाँ से, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से निकाला है। अब देखिए ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं। अब देखिए इसका आंसर है बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, ठीक है, ख़त्म करना। बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोगों को नहीं पता होगा बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया के डीएनए को खा जाता है और उसे मार डालता है बैक्टीरिया को। ठीक है, अब क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज आ करके बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है। ठीक, और अपना मतलब जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो आकर के बैक्टीरिया से अटैच होकर के अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देता है। ठीक है, अब वहीं पे अब जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया की डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाता है और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेज मतलब कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से और वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया को बचाता है बैक्टीरियोफेज से। ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे हाउ बैक्टीरिया सेविंग हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियोफेज के डीएनए को डाइजेस्ट कर जा रहा है, ठीक है, तो क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने क्या बैक्टीरियल डीएनए को नहीं डाइजेस्ट कर सकता है। तो देखिए वो इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास होता है डीएनए मेथाइलेज। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि कैपिंग वगैरह होती है। ठीक है, इस वजह से डीएनए मेथाइलेज अटैच होता है बैक्टीरियल डीएनए से, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे कट नहीं कर पाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मैकेनिज्म, एक्शन और बाकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आगे की चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और मैं इन नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
और मैंने अभी तक कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं, जैसे कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं। अगर आपको वो सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।